तो चलिए बात करेंगे बॉलीवुड की, जहां पर इस वक्त दहशत के साए में बॉलीवुड है। वजह धमकियां जो लगातार सलमान खान को दी जा रही हैं। खबर है कि एक बार फिर से सलमान खान को लॉरेंस गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है और इससे ठीक पहले गुरुवार को शाहरुख खान को भी इसी तरह की कुछ धमकी दी जा चुकी है। यह रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड में दहशत, दबंग खान को फिर धमकी। कौन है जो सलमान शाहरुख को धमका रहा है? कौन है जो सलमान शाहरुख की जान का दुश्मन बन गया है? रियल लाइफ में अपराधियों को सबक सिखाने वाले दबंग खान यानी सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक बार फिर से वही धमकी भरा मैसेज भेजा गया है, जो मैसेज अब तक सलमान खान के पीछे पड़ा है। यानी जान से मार देने का मैसेज। खबर है कि बिश्नोई गैंग की तरफ से भेजे गए इस मैसेज को लेकर वर्ली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सलमान को मिली इस नई धमकी से कुछ घंटों पहले शाहरुख खान के लिए भी धमकी भरा मैसेज भेजा जा चुका है। इस धमकी में फैजान का नाम सामने आया था, जिसने खुद को न सिर्फ बेकसूर बताया बल्कि दावा किया कि उसका मोबाइल कुछ दिन पहले चोरी हो गया था और उसके सिम का किसी ने गलत इस्तेमाल किया है। मेरा 2 तारीख को मोबाइल चोरी हो गया था। उसकी कंप्लेंट दी, इधर उसकी कंप्लेंट दी हुई मैंने खमाड़ी पुलिस स्टेशन में। हाँ, और 5 तारीख किसी ने कॉल कर दिया शाहरुख खान को कि 50 लाख दो, नहीं तो जान से मार देंगे। उस पर मुंबई पुलिस आई थी रायपुर यहाँ पे मुझसे पूछताछ करने के लिए। मेरे घर पे आए थे, फिर मैं खुद पुलिस स्टेशन गया, अपना मोवा पुलिस स्टेशन में। तो करीबन 1-2 घंटा पूछताछ की उन्होंने मुझसे, मेरा स्टेटमेंट दिया मेरा। फिर अब 14 तारीख को वहाँ मुंबई बुलाया मुझको। काले हिरण की कहानी के बाद से सलमान खान को बिश्नोई गैंग की तरफ से कई बार जान से मार देने की धमकियां दी जा चुकी हैं। सबसे पहले साल 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। 2022 में एक चिट्ठी के जरिए सलमान को धमकाया गया था। चिट्ठी में लिखा था, जो अंजाम सिद्धू मूसेवाला का हुआ वही अंजाम सलमान और उनके पिता सलीम खान का भी होगा। मार्च 2023 में सलमान के आधिकारिक मेल आईडी पर 3 मेल किए गए थे, जिनमें लिखा था, जोधपुर आते ही सलमान को सिद्धू मूसेवाला की तरह मार दिया जाएगा। नवंबर 2023 में सलमान को फेसबुक के जरिए धमकी दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाले इस फेसबुक अकाउंट से ये धमकी पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को दी गई थी, लेकिन इस धमकी में सलमान खान का भी नाम शामिल था। 14 अप्रैल 2024 का दिन सलमान खान कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इसी दिन सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया। इसके बाद 18 अक्टूबर को सलमान को फिर धमकी दी गई। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप के जरिए दी गई थी, जिसमें कहा गया था, सलमान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इसके बाद 5 नवंबर को फिर सलमान को धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें बिश्नोई गैंग का नाम लेकर सलमान को धमकाया गया। धमकी में कहा गया, लॉरेंस का भाई बोल रहा है और अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए।
या 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। ऐसा न करने पर जान से मार देंगे। हमारा गैंग आज भी सक्रिय है। यानी सलमान और शाहरुख के लिए ये घड़ी बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा को लेकर मुंबई प्रशासन लगातार हाई अलर्ट पर है। तो वहीं करीब 10 दिनों से एक नौजवान गायब था, जिसकी आखिरी लोकेशन जिस जगह पर मिली वहां से भी वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। ड्रोन से जब उसकी तलाश की गई तो कुएं में युवक का सुराग मिला। देखिए, एक कत्ल, 6 कातिल और कत्ल की वजह आपको हैरान कर देगी। कुएं में कत्ल का सुराग, 10 दिन मिसिंग केस की मिस्ट्री, 50 पुलिस वाले कर रहे थे तलाश। वो कहां गायब हो गया? एक कत्ल, 6 कातिल। हंसता मुस्कुराता लोकेश अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। उज्जैन से रतलाम अपने दोस्तों के साथ लोकेश आया था, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि लोकेश का कहीं सुराग नहीं मिला। 50 पुलिस वालों की टीम लोकेश की लोकेशन को ट्रेस कर रही थी। इन कातिलों को पता था लोकेश का राज कहां दफन है। अक्सर किसी केस में ड्रोन की मदद ली जाती है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए खासकर वाटर ड्रोन की मदद ली गई। एक ब्लाइंड मर्डर था, काफ़ी सेंसिटिव केस था। उज्जैन का एक लड़का था लोकेश, ये 1 तारीख से डोडो चौकी के आसपास में गुम था और इसकी गुम इंसान की कायमी की गई थी। लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया गया था। उसके बाद तत्काल पूरी की पूरी टीम लगाई गई। लगाने के बाद 200 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाए गए थे। 100 से अधिक कैमरे खंगाले गए। ड्रोन को यूज किया गया, वाटर ड्रोन को यूज किया गया, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक, FSL, STRF सभी को यूज करने के बाद हमें जो है लड़के की जो है लाश मिली। हैरान करने वाली बात ये थी कि दोस्तों को ये राज पता ही नहीं था कि लोकेश कहां गया, लेकिन दोस्तों ने एक ऐसी बात बताई जिसका कनेक्शन इस मिस्ट्री से जुड़ा। 1 नवंबर को लोकेश लापता हुआ था। 3 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। करने के बाद जो है लड़के को कुएं में लगभग 100 से 150 मीटर जो है दूर में जो फेंका गया था। बाइक से जो है इसको डिस्पोज ऑफ किया गया था और अभी सभी आरोपियों को जो है पुलिस रिमांड पे लिया जा रहा है। पुलिस रिमांड पे लेने के बाद जो है जो रिक्रिएशन है और जो इन्वेस्टिगेशन का प्लान है उसको जो है कंप्लीट कराएंगे। रतलाम के पारवलिया में आखिर 1 नवंबर को हुआ क्या था? उज्जैन से लोकेश इसी जगह अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। अब पुलिस को लोकेश का सुराग हाथ लगा। इस कुएं में वो राज दफन था। कुएं में मिसिंग वाली तारीख से ही लोकेश की लाश को छुपा कर रखा गया था। क्या कत्ल करके लाश को फेंका गया था या फिर कुएं में धक्का देकर लोकेश की जान ली गई? इसकी तफ्तीश जारी है। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। वारदात वाले दिन लोकेश और उसके दोस्तों का विवाद हुआ था। आरोपियों ने लोकेश और उसके दोस्तों की पिटाई की। सारे दोस्त तो भाग गए, लेकिन लोकेश इन लोगों के बीच में ही फंस गया। बेदम पिटाई करते लोकेश की जान चली गई। आखिर गांव वाले गुस्से में क्यों थे? विवाद भी, वजह भी हैरान करने वाली है। 10 रुपए का सिगरेट 15 रुपए में लेने को लेकर के जो है विवाद स्टार्ट हुआ था। बाद में ढाई मारपीट हुई। ये लड़का जो है अकेले भागा। इसने जो है बाकी अपने दोस्तों को बोला कि तुम जो है दूसरी तरफ भागो, मैं अलग भाग गया हूँ। और उसके बाद जो है जब ये लड़का अलग अलग पड़ गया तो इन लोगों ने जो है बाइक से जो है ये गए। उन्होंने जो है पैर से इसके साथ मारपीट की। गिर गया था। इसके वाइटल ऑर्गन्स में इंजरी के कारण इस तरीके से जो है घटना हुई। पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि मामूली सी बात पर हत्या की गई। 5 रुपए के लिए मार डाला। सिगरेट पर सुलगा गुस्सा। लोकेश और उसके दोस्त सिगरेट खरीद रहे थे। 10 रुपए की सिगरेट के 15 रुपए लेने की मामूली सी बात पर विवाद हुआ। गुस्सा ऐसा सुलगा कि एक घर का चिराग बुझा दिया गया। महज 5 रुपए के विवाद में लोकेश खामोश हो गया।
रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो शाहजहांपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर खेत जोतने के दौरान धरती के भीतर से पुराने जमाने के हथियार निकले। पुरातत्व विभाग से जांच करने की बात हो रही है। यह वीडियो पैकेज देखिए। खेतों के पास जमावड़ा लगा है। किसानों से लेकर पुलिस की टीम है। स्थानीय विधायक भी पहुंची हैं। वजह है जमीन के अंदर से निकले ये पुराने जमाने के हथियार। मिट्टी से सने हथियारों में तलवारें, बर्छी और खंजर हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। निगोई थाना क्षेत्र के ढकिया तिवारी गांव का ये पूरा मामला है। पुराने हथियारों के बरामद होने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, स्थानीय लोग मौके पर भाग कर आए। गांव के किसान बाबू राम ने बताया कि कुछ दिन पहले जेसीबी से खेत की मिट्टी निकलवाई थी। बाबूराम मिट्टी निकलने के बाद खेत जोत रहे थे, तभी हल से किसी लोहे के टकराने की आवाज सुनाई पड़ी। जब उन्होंने गौर से देखा तो वहां से कई हथियार मिले, जिनमें जंग लगी हुई थी। इसके बाद उनका हैरान होना लाजमी था। उन्होंने ग्रामीणों को इसके बारे में सूचना दी। बाद में पुलिस को फोन किया। क्या हुआ आज? आज ये औजार बड़े निकले। कैसे? हर की जुताई के साथ। यहाँ पर पहले क्या था? पहले खेड़ा था। स्थानीय बीजेपी विधायक को भी जानकारी मिल चुकी थी। तिलहर से विधायक सलोना कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गई। हथियार 100 साल से भी ज्यादा पुराना होने के अनुमान जताया जा रहा है। हथियारों का जखीरा खेत में सालों से दफन था। अब पुरातत्व विभाग इन हथियारों की जांच करेगा कि आखिर ये कितने पुराने हैं। फिलहाल निगोहा थाना क्षेत्र में हथियारों के मिलने की चर्चा जोरों पर है। शाहजहांपुर से न्यूज 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ है। अनुच्छेद 370 के बहाने यहां सरकार और विपक्ष अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। यह खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा बनी अखाड़ा। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर फिर संग्राम। खुर्शीद अहमद शेख फिर बने बवाल का सेंटर पॉइंट। ये लगातार तीसरा दिन है जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में संवैधानिक मर्यादा की धज्जियां उड़ाई गई। ये लगातार तीसरा दिन है जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हाथापाई की नौबत आई। ये लगातार तीसरा दिन है जब इंजीनियर रशीद के भाई और जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने इस बवाल को तूल दिया। जरा गौर कीजिएगा एक एक तस्वीर पर, एक एक नेता पर और उन मार्शल्स पर जो विधानसभा के भीतर संवैधानिक शुचिता को तार तार करने वाले माननीयों को संभालने में जुटे। खबर है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही थी। इसी विरोध के बीच खुर्शीद अहमद शेख समेत कुछ नेताओं ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर हाथापाई की नौबत आ गई। बीजेपी लगातार यही कह रही है कि जम्मू कश्मीर पर लाया गया प्रस्ताव असंवैधानिक है। कहा कि मैं इसको एग्जामिन करता हूं, जबकि कोई प्राइवेट मेंबर अपना बिल वहां पेश नहीं कर सकता। पहले दिन से ही उन्होंने अपनी मंशा को बता दिया कि वो रेजोल्यूशन को लाएंगे। इस दौरान बीजेपी विधायकों का हंगामा सिर्फ विधानसभा के भीतर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विधानसभा के बाहरी कंपाउंड में भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा
जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक परंपराओं के, लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। लगातार तीसरे दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का ऐसा हाल हुआ कि देखने वाला हर कोई हैरान रह गया। बीजेपी की नारेबाजी के बाद मामला इस कदर बढ़ा कि नौबत लात घूंसों तक पहुंच गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि शेख खुर्शीद को कुर्ते से पकड़कर मार्शल ने बाहर कर दिया। भारत माता की जय के नारे लगा रहे बीजेपी विधायकों को टांग टांग कर मार्शल ने बाहर का रास्ता दिखाया। टेबल और कुर्सियों पर खड़े नेताओं ने न सिर्फ मर्यादा की हदें पार की, बल्कि खुद सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला ये हाल देखकर चुपचाप मुस्कुराते रहे। इससे ठीक पहले बुधवार और गुरुवार को भी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। तो वहीं उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल हो गए, लेकिन हरिद्वार जिले के 3 गांव के डाकखाने आज भी बिजनौर के पिन कोड पर चल रहे हैं। यहां पर लोगों को उनकी चिट्ठी और जरूरी दस्तावेज लेट लतीफ मिलते हैं या उन्हें खुद बिजनौर के चक्कर काटने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, यहां के युवा ऑनलाइन शॉपिंग का फायदा तक नहीं उठा पाते। रिपोर्ट देखिए। शामिल किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आने से इन गांव की पहचान तो बदली, लेकिन 24 साल बाद भी इनके पिन कोड नहीं बदल पाए हैं। यहाँ के तीनों पोस्ट ऑफिस बिजनौर जिले से संबंध है, जिसकी वजह से यहाँ डाक सीधी न पहुंचकर बिजनौर जिले के नजीबाबाद से घूम कर आती है। अगर कोई जरूरत दस्तावेज डाक खानों में अटक जाए तो लोगों को बिजनौर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के युवाओं को है, जो ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में भी होम डिलीवरी का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ का यूपी का पिन कोड है 246763। तो पहले कोई चीज मंगाना तो नजीबाबाद जाती है, उसके बाद वहाँ से आती है गारंटी खाते में। पता नहीं जी, तो पिन कोड चेंज नहीं हो पाया है यहाँ हरिद्वार का। तो आपके गांव के लोगों को क्या समस्या होती है इससे? इससे ये होता है कि समय पे डाक नहीं मिलती, या कुछ मंगाना हो पार्सल तो समय पे नहीं पहुंचता। तो यहाँ पर सर में वहीं पे जाना पड़ता है ना, श्यामपुर पे। यहाँ को कोई पिन कोड ही नहीं है, श्यामपुर पे जाना पड़ता है। हमें बहुत दिक्कत होती है ऑनलाइन शॉपिंग करने में। कहाँ का पिन कोड डालते हो फिर? ये हम हरिद्वार का डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो फिर बिजनौर पड़ गया ना, वहाँ से आता नहीं, फिर श्यामपुर में जाना पड़ता है हमें। डाक विभाग की ये लापरवाही पोस्ट ऑफिस स्टाफ के लिए भी जी का जंजाल बनी हुई है। यहाँ के पोस्ट मास्टरों को भी नजीबाबाद से डाक लानी पड़ती है और फिर गांव में चिट्ठी बांटी जाती है। तीनों पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन बारी बारी नजीबाबाद से डाक लेकर आते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, हमें वहाँ से डाक भी लेने जाना होता है नजीबाबाद से, जो कि हमें काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से। तो अगर यहाँ से मतलब हरिद्वार से शिफ्ट हो तो ज़्यादा वो रहेगा, मतलब सही। टाइम टू टाइम डिलीवर तो हो जाती हैं, बट ये है मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है हमें, क्योंकि वहाँ जाने में पूरा दिन ही वेस्ट रहता है। कोरियर और ईमेल जैसे माध्यमों का चलन आम हो चुके हैं। अब ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस पर निर्भर नहीं हैं। हालांकि सरकारी तंत्र में आज भी पत्रों को भेजने के लिए डाक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में उत्तराखंड में शामिल होने के 24 साल बाद भी यहाँ की आबादी चिट्ठी पत्री के मामले में उत्तराखंड की नहीं हो सकी है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पुरुष दर्जी अब महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले पाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए राज्य महिला आयोग की तरफ से सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। शासन की मंजूरी का इंतजार है इस प्रस्ताव को। आखिर पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कपड़े सिलवाते वक्त टेलर माप लेता है। कई दुकानों में पुरुष टेलर ही होते हैं, जिससे महिलाओं को काफी असहज होना पड़ता है। इसी तरह जिम और योग सेंटर में भी कई जगहों पर पुरुष ट्रेनर ही होते हैं और यहाँ पर भी कई बार ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। कई बार बैड टच वाली घटनाएं भी सामने आती हैं, लेकिन
अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कारगर कदम उठाने की तैयारी की जा रही है, जो उनको सुरक्षित महसूस करवाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक पुरुष टेलर को महिलाओं के कपड़े नहीं सिलने चाहिए और न ही उनके बाल काटने चाहिए। इस प्रस्ताव को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने रखा, जिसका बैठक में मौजूद दूसरे सदस्यों ने समर्थन किया। तो महिलाएं आके मुझसे शेयर करती हैं कि उनके साथ किस तरह की घटनाएं वहां होती हैं। जैसे ट्रेनर है, मैं आपको बता सकती हूँ कि 99% की अगर मैं बात करूं तो शायद सही होगा कि 99% जिम में ट्रेनर इस वक्त हैं तो वो लड़के हैं वहां, जिनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, जिनका कोई पहचान पत्र नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि एक हर आदमी फिट रहना चाहता है, निश्चित रूप से महिलाएं भी फिट रहना चाहती हैं, महिलाओं के लिए जिम भी है, लेकिन वहाँ ट्रेनर मैं ये चाहती हूँ कि ट्रेनर वहाँ हो तो महिलाओं के लिए महिला हो। नंबर 1, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी जिम बंद हो या किसी की भी नौकरी जाए। मेरा उसमें एक चीज और ये थी कि क्योंकि जैसे जितने सारे केसेस आ रहे थे कि भाई छोटी बच्चियां हैं जिम जाती हैं लेकिन वो डर की वजह से पेरेंट्स को नहीं बता पाती, या महिलाएं वो जाती हैं तो उनको ये भी रहता है कि एक तो बदनामी वाला डर रहता है, दूसरा ये रहता है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक जिम छोड़ के दूसरे जिम में जाएंगी तो वहां भी लड़के ही है, तो उनको ये भी रहता है कि भाई जब हमें जाना ही है तो ठीक है चलो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में है उनके कि भाई हम परेशान है। वहाँ कई सारे केसेस मेरे पास ऐसे है कि ट्रेनर हैं, फोटो खींच लेते हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो ये जो सारी चीजें बहुत ही दुखद चीजें थी जिसके लिए मुझे इसमें सोचना पड़ा। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विजय संकल्प रैली में मौजूद हैं। माननीय हीरालाल जी नागर साहब प्रदेश अध्यक्ष जी का उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी है। मैं माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब और माननीय हीरालाल जी नागर बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद है। तो आज कई इलाकों के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इस वक्त ये सीधी तस्वीर मुख्यमंत्री की मौजूदगी विजय संकल्प सभा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। देवली उनियारा के दौरे पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, जहां भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। उनके साथ प्रभुलाल सैनी, मदन राठौड़, एक बार सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आप विराजे। माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। अब मैं सभी कार्यकर्ताओं से जो मंचासीन नेतागण हैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बड़ी माला के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार सभी नेता जो मंच पर विराजमान है, जो आगे की उस पे वो पधारे और बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सीएम का स्वागत यहां पर भव्य अंदाज में किया जा रहा है।